क्योंकि आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, एआई पे बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी पे बात हो रही है। तो एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, कैसे बनेगी, माइंडसेट कैसे चेंज होगा? कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनीज ने ये स्लोगन लिया कि वी आर एन आईटी कंपनी रनिंग अ बैंक। इसी चीज को अगर हम एक और स्टेप आगे ले जाते हैं तो अब हम कहेंगे वी आर एन एआई बेस्ड कंपनी रनिंग दिस थिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तोफैल अहमद खान है। मैं ऑनररी प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन GFU का। और आपको पता है मैं आज NASTP पे मौजूद हूँ। एश्रीटेक के तावन से हम जो पॉडकास्ट सीरीज़ करते हैं, और आज मेरे साथ जो साथ हैं, आपने सुना होगा प्रोजेक्ट, आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप इसकी मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे, आप इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या किया हुआ है। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट एश्रीटेक के CEO असदुल्ला चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने टाइम निकाला, माशाल्लाह। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, और जितनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्होंने पढ़ाई है वो बेतहाशा है। और मैं खुद इनको दुबई में भी देख चुका हूँ, बहुत बिजी रहते हैं। और सर पहले थोड़ा सा तारुफ कराएं, कैसे ये प्राइवेट इक्विटी एक ट्रेनिंग फर्म चलाना, फिर पूरी दुनिया के लोगों को ग्लोबली ट्रेन करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, इतनी क्वालिफिकेशन जो आज लोगों के नाम के आगे लिखी होती है, उसमें समझे असदुल्ला चौधरी साहब का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कि PMI की जो सर्टिफिकेशंस हैं, पता नहीं कितने, शायद उनको याद भी ना हो कितने लाखों लोगों को आपने पढ़ाई। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दें कि कैसे जर्नी आपकी रही है और कितने लोगों को पढ़ाया आपने। बेसिकली मैं तो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर से ही ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग मैंने शुरू किया था। तो आज तक मैंने रफली 30,000 लोगों को फेस टू फेस 30,000 फेस टू फेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मैं फेस टू फेस पढ़ाया। ऑनलाइन ऑलमोस्ट मिलियन से ऊपर लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस को और चीज़ों को जो है वो देखा है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ करना है, जस्ट स्टार्टिंग। और जहाँ तक रह गई बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग से प्राइवेट इक्विटी फर्म का, so right now I have two companies to take care technically in a broader perspective. AUC, who does the project management consulting, PMO setups and project management training, और AshreTech. Generally लोगों को ये लग रहा है कि being a trainer, being a training company, I'm transitioning into a portfolio company, a private equity firm. हम पहले भी बहुत सारी कंपनीज को कंसल्टिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देते रहे हैं कि वो किस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट करें, प्लान करें। प्राइवेट इक्विटी फर्म में अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमारे पास अपनी 10+ कंपनीज है, तो हर कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, तो हाउ डू आई स्ट्रीमलाइन दैट थिंग। तो आप समझ लें कि हम पोर्टफोलियो रन कर रहे थे इंडिविजुअल कंपनीज का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। अब वही जो एक्सपीरियंस है रनिंग दी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो, नाउ आई एम गोना डू इट फॉर माय ओन पोर्टफोलियो कंपनीज। तो ये है। तो एश्रीटेक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमारी ऑडियंस के लिए कि एश्रीटेक करता क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या है, और फिर आप जैसे माशाल्लाह से लीडर अब यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एश्रीटेक से क्या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि एश्रीटेक एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। हमारा विजन ये है कि हम पाकिस्तानी कंपनीज को ग्लोबल लेके जाएं। जनरली लोगों को कंफ्यूजन होती है VC कंपनी में और PE कंपनी में। VC फंड जो होता है वो IDA पे जो अभी प्रोडक्ट बनी नहीं है, मार्केट में टेस्ट नहीं हुई है, उस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम जनरली कहते हैं कि 1 out of 10 आइडिया जो है वो फ्रूटफुल होगा। PE फर्म ऑन दी अदर हैंड जो एस्टैब्लिश कंपनी होती है, जो ऑलरेडी काम कर रही होती है, उसके ग्रोथ में हेल्प करती है। तो हमारे पास जो कंपनियां जो हम एक्वायर करते हैं या जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और उन कंपनी को या तो जैसे फर्ज करें किसी दूसरी कंट्री में जाना है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, या उसकी जो रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो उसके लिए उसको फंड चाहिए होते हैं। सो PE इस तरह के इनिशिएटिव्स को टेक केयर करती है। तो इस वक्त हमारे पास 10+ कंपनियां हैं, 4-5 कंपनियां US में हैं, 3-4 कंपनियां हम पाकिस्तान की बाहर लेके जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, AI पे बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी पे बात हो रही है, कोडिंग, और ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, जॉब्स और ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करी हैं। जो सालों से एक स्ट्रैटेजीज लेके चल रही थी वो अब स्ट्रैटेजीज चेंज करी। तो और अभी रिसेंटली आपने देखा होता दुनिया में भी, आप दुबई के अंदर तो AI के मिनिस्टर भी हैं, और अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने AI इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लिया है, और अभी इंडस AI वीक भी स्टार्ट हुआ है। तो क्या, किस तरह से ये है, क्या एक
ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो एफएमसीजी हो या सीमेंट इंडस्ट्री हो या आईटी इंडस्ट्री हो, तो एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, कैसे बनेगी, माइंडसेट कैसे चेंज होगा, कैसे वो अडॉप्ट करेगी, उसको समझ में कैसे आएगा, पहला स्टेप क्या है वो? देखिए, एक थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाना तो एक आर्टिकल आया था आई बिलीव 2011 में कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनीज ने ये स्लोगन लिया कि वी आर एन आईटी कंपनी रनिंग अ बैंक। जैसे पाकिस्तान में आप देखें, एचबीएल ने पहले ये कहा, टू माय नॉलेज, हो सकता है कोई कहेगी जी हमने पहले कहा था पाकिस्तान में, बट टू माय नॉलेज एचबीएल ने कहा वी आर एन आईटी कंपनी रनिंग अ बैंक। इसी तरह टीसीएस ने कहा कि जी वी आर एन आईटी कंपनी रनिंग अ लॉजिस्टिक कंपनी। तो इस तरह से ये बात फैलनी शुरू हुई। अब अगर हम इसको समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एन आईटी कंपनी रनिंग अ बैंक और एन आईटी कंपनी रनिंग अ लॉजिस्टिक कंपनी और एन आईटी कंपनी रनिंग एनी कंपनी, राइट? इसका मतलब यह है कि जो काम लोग करते हैं जैसे कि एचआर, फाइनेंस या सप्लाई चेन या ऑपरेशन या प्रोडक्शन, तो वो काम अब लोगों की जगह टेक्नोलॉजी वो काम कर रही होगी। तो जाहिर सी बात है हमें जो है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी के रिसोर्स यूज़ करनी है। इसी चीज़ को अगर हम एक और स्टेप आगे ले जाते हैं तो अब हम कहेंगे वी आर एन एआई बेस्ड कंपनी रनिंग दिस थिंग। अब इसका जो बिल्कुल कोर सेंटर है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, कोर सेंटर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। बीइंग अ सीईओ मुझे बहुत डिसीजन लेने हैं स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से, प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से, कस्टमर के सेगमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से, मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो जो डिसीजन मेकिंग है, कुछ डिसीजन मेकिंग जो है ज़ाहिर है मैं इंट्यूशन पे ले सकता हूँ, फ्यूचर फोरकास्ट पे ले सकता हूँ, बट लॉट ऑफ डिसीजन इज गोइंग टू बी मेड बेस्ड ऑन द डाटा। तो एआई विल हेल्प मी टू सिमुलेट लॉट ऑफ डाटा एंड लुक इनटू दैट, ठीक है। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है या ह्यूमन की रिटेंशन आप कह लें वो लिमिटेड है। और फिर देखें एक और बड़ी मजे की बात हुई है जो कि समझना जरूरी है कि आज तक जितने भी लोग थे उनकी जो लाइफ की अचीवमेंट थी वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आप किसी के पास भी जाएं तो वो कहते हैं जी मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, या अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने धूप में बाल नहीं सफेद किए। सो द पॉइंट इज कि आप जो है वो किसी एक इंडस्ट्री में आपने काम किया, किसी एक एनवायरनमेंट में आपने काम किया, किसी एक सेक्शन में आपने काम किया, तो जो आपकी लर्निंग हुई, जो आपकी एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ वो उस हवाले से हुआ। अब एआई आपको क्रॉस इंडस्ट्री, क्रॉस एनवायरनमेंट का जो एक्सपीरियंस है, जो डाटा है, वो आपको एक बड़ा ही आप कह लें कि इंट्यूटिव में प्रेजेंट कर सकती है, एंड देन यू कैन मेक अ मोर रियलिस्टिक, मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन आई सी AI enabled organization is from a CEO perspective, from a board perspective, कि मैं decisions कितने inform ले सकता हूँ, मेरे पास ambiguity कितनी है। दूसरा जो एक और एलिमेंट है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो कि बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो है सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है, या फ्यूचर फोरकास्टिंग। पहले हम फ्यूचर फोरकास्टिंग को इतनी बात नहीं करते थे, अब सिनेरियो एनालिसिस हर जगह हो रही है। इनफैक्ट अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2 रिपोर्ट्स प्रेजेंट की हैं कि जी फ्यूचर इकोनॉमी क्या होगी, 4 डिफरेंट फ्यूचर क्या हो सकते हैं, ठीक है, या एआई और टेक्नोलॉजी के बाद 4 नया डोमेन क्या हो सकते हैं। तो जो forecasting या scenario analysis है, which is a tough thing to do, now I can make it through AI। तो मैं खुद जो है possible, plausible and multiple options को evaluate कर सकता हूँ, and then I can make decisions। तो AI enabled organization की 2 जो key elements मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अपनी कंपनी के critical decisions को कैसे automate कर सकते हैं, कैसे उसके डाटा देख सकते हैं, and how many future you can plan, because like as a CEO you cannot just rely on running the operations. That's why you have CEO and others, but you need to see constantly what is coming ahead and how can we survive any future, because now this is very critical। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि AI enabled organization, मैंने खुद कुछ CEOs के ग्लोबल सर्वेस पढ़े और मैंने देखा कि कुछ जगहों पे ये चैलेंजेस नहीं है, आपके रेवेन्यू आगे नहीं जा रहा, ग्रोथ नहीं जा रही आगे। कुछ जगहों पे चैलेंजेस ये हैं कि जी माइक्रोचिप्स नहीं है, कुछ जगहों पे चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन। तो एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, लोगों ने कहा कि जी ठीक है जी हम स्टार्ट करते हैं लीडरशिप से, बोर्ड से, सीईओ से, स्ट्रैटेजी बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन और ये जो उसके साथ चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ, वो कैसे, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं कि लोग इस पे कहते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी चैलेंजेस लेना शुरू कर देती हैं कि माइंडसेट नीचे जो है वो चेंज नहीं होता।
तो एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी जो कि बोर्ड से अप्रूव होगी, सीईओ उसको देखेगा, उसके बाद से वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी। देखिए पहली बात तो ये कि अगर मैं एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ तो ये भी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। जनरली पहले मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ब्रॉडली 4 चीजें। एक तो ये कि आप अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसमें क्लाउड की बात हो गई, सर्वर्स की बात हो गई। दूसरा ये है कि आप अपने प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी के जरिए प्रो कर रहे हैं, जो जिसको हमने बात भी की कि वी आर एन आईटी कंपनी रनिंग अ बैंक या टेक्नोलॉजिस्टिक कंपनी। दैट्स व्हाट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। Then the third is how you are using digital marketing, and the fourth is how you are building the new digital products. तो ये 4 चीजें डिजिटल में आती हैं। अब यही 4 एस्पेक्ट्स जो हैं वो AI के पर्सपेक्टिव में भी है कि how you are building infrastructure for AI, how you are using AI for your process optimization, how you are using AI for digital marketing, and how you are using AI for your new product development. जो चीज हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में IT के लिए बात कर रहे थे, वही बात आज हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एआई के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। तो एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इट्स द सेम थिंग, इट्स नॉट टू डिफरेंट थिंग। दूसरा ये कि जब भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं उसके मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के फैक्टर को देखते हैं, उसमें ट्रस्ट का फैक्टर है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, हाँ ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब का फैक्टर है, स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस का फैक्टर है। तो इस वक्त जो एआई जिस स्टेज पे है, एक बड़ी मजेदार मैंने बुक पढ़ी थी, पावर एंड प्रेडिक्शन। उन्होंने एआई को इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखा और उन्होंने एआई को कंपेयर किया इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसने कहा जिस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी आई वहाँ दुनिया में तो 30 इयर्स लगे टू बिकम अ मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट, ताकि वो पूरे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स को रन कर सके। इसी तरह एआई को भी टू बिकम अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, जैसे अभी आप बात करें तो एआई से चैटबॉट बना लिया आपने, एआई से आपने कोई सीआरएम में एनहांसमेंट कर ली, एआई से आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, एआई से आपने कोई ऑटोमेटेड काम कर दिया। तो ये आप समझ लें कि इसके बड़े बेसिक इंडिविजुअल यूज केसेस हैं। आपने देखना है कि एंड टू एंड यूज केसेस कैसे रन होते हैं। क्या आपका ईआरपी जो पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करता है, उसमें जहां जहां डिसीजंस हैं, जहां जहां बॉटलनेक्स हैं, उसको हम कैसे करें। जैसे अभी रिसेंटली स्टेट बैंक का इनिशिएटिव था इनवॉइस फाइनेंसिंग, तो उस पे आप क्या कहेंगे, वो क्या है, उसमें क्या एआई इनेबल्ड है या वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया गया है कि ताकि उससे लोग फाइनेंसिंग ले सकें? देखिए अभी तो ट्रांसफॉर्म किया गया है और ये बहुत सारी जगहों पे इस तरह का काम हो भी रहा है। इनवॉइस फाइनेंसिंग को अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की भी टर्मिनोलॉजीज बहुत कंपनियां यूज करती हैं। गवर्नमेंट से आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया, आपने वो एनपीओ जो है, पहले होता था खाते होते थे, तो हाँ तो वो तो आप कहेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए बहुत सारी चीजें जो मैनुअल हो रही थी या जो पाकिस्तान में नहीं थी उसको आपने सिस्टम में ले आए। लेकिन सिस्टम में लाना, आई वुड से दिस इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज जब आप सिस्टम में लाएंगे तो सिस्टम उसका डाटा आपको जनरेट करके देगा। जैसे अगर आप इसको एक और एग्जांपल से देखें कि आप हमने जो है मोबाइल फोन्स यूज करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, मोबाइल फोन में मैसेज आता है कि आज इस टाइम पे या इस दिन या अभी रमजान आ रहा है तो आपके पास इतने डील्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं लाइव पर्सपेक्टिव में देखूं तो मुझे ये आ जाएगा कि जी अभी 2 घंटे में इस एरिया में इन शॉप में डील है, तो वो सिस्टम ये देख रहा है कि आप उसी एरिया में, तो उसने लाइव आपकी लोकेशन उठाई और आपको उस एरिया की डील्स दे दी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक इनटू इट। इसी तरह बैंक जो है, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेते हैं तो बैंक आपसे ये कहता है कि जी ABC रेस्टोरेंट्स में या ABC शॉप्स में आपके पास डिस्काउंट है। अब चाहे आप उसमें जाते हैं नहीं जाते हैं, या आप फोर्स होते हैं उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए जहां पर आपके पास जो है वो डिस्काउंट अवेलेबल है। नाउ विद AI देखिए जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बेनिफिट हो सकता है जहाँ पे होगा भी, वो ये है पर्सनलाइजेशन। तो अब मेरा डाटा ट्रैक हो सकता है, जो कि पहले भी हो रहा है, डाटा जमा तो हो ही रहा है कि मैं कहाँ कहाँ कार्ड स्वैप करता हूँ, कहाँ कहाँ चीजें करता हूँ। लेट्स सपोज अब मेरे पास विद AI विद कंप्यूट पावर ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं कहूँ कि जी तुफैल आप चूंकि पसंद करते हैं लेट्स सपोज BMW, तो आपको सिर्फ BMW की ऑफर्स आएंगी। मुझे पसंद है ऑडी, तो मुझे खाली ऑडी की आएंगी। तो पहले जो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट था या जो स्टैंडर्ड आप ये कह लें कि रोल्स थे या मार्केट ऑप्शंस थे या जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स थी, वो स्टैंडर्ड थी जो सबके लिए आपने कहा जी मुझे ये चाहिए, तो मैं अब पर्सनलाइजेशन होगी। तो देखिए जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसकी वजह से मास प्रोडक्शन बढ़ गई और लोगों ने बिलियंस कमाए बाय प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स। AI जब आपके पास आई है तो इस वक्त अगर आपने बिलियंस इनफैक्ट ट्रिलियंस कमाने हैं
एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इट्स ऑल अबाउट मास पर्सनलाइजेशन। तो अब आपका जो सबसे बड़ा बिजनेस यूज केस है, अगर आप उसको HR में, IT में, फाइनेंस में यूज कर रहे हैं, तो यू आर यूजिंग AI टू रिड्यूस योर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट में, आपके टॉप बॉटम लाइन में फर्क पड़ेगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी। बट ये कभी भी ज्यादा नहीं होता, ये इतना फ्रूटफुल नहीं होता। इट्स गुड, आप पत्ता दिखा सकते हैं फाइनेंशियल टर्म में, लेकिन सबसे ज्यादा मजा या जो CEO की जो सक्सेस मेजर होती है वो बॉटम लाइन में अफेक्ट नहीं है, वो टॉप लाइन में अफेक्ट है कि आपने रेवेन्यू कहाँ जनरेट किया, नई मार्केट कैसे की, ग्रोथ कैसे लिया। तो इस वक्त जो AI है वो आपकी प्रोडक्ट्स को पर्सनलाइज कर सकती है, आपकी सर्विसेज को पर्सनलाइज कर सकती है, और वो पर्सनलाइजेशन इज अ बिग थिंग। तो मैं भी आज अगर अपनी जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उसको देख रहा हूँ, तो एक एंड पे तो मैं काम कर रहा हूँ कि AI से मैं अपने HR, फाइनेंस, IT, मार्केटिंग उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करूँ, ताकि जो काम हम X अमाउंट में करते थे, X टाइम में करते थे, X रिसोर्सेज के साथ करते थे, उसको हम शॉर्ट कर लें। जाहिर सी बात है उससे मेरे ऑपरेशन में 20-30% का इम्पैक्ट पड़ जाएगा। लेकिन असल जो कहते हैं ना कि चेरी ऑन टॉप है, वो ये है कि जो मेरी पोर्टफोलियो कंपनी सर्विसेज दे रही हैं, जो मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज जिन कस्टमर्स को सर्विसेज दे रही हैं, मैं वो कस्टमर बेस कैसे बढ़ाऊंगा, उस सर्विसेज के पोर्टफोलियो को पर्सनलाइज कैसे करूंगा। दैट विल गिव मी द रियल लेवरेज। और हमारी प्राइवेट इक्विटी फर्म में लेवरेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग टू लुक एट। Rightly said, and detailed explanation on AI-enabled organization, especially for C-level executives, जो आपने बात कही। और अब जैसे असद भी कह रहे थे कि जो बैंक्स हैं उसको AI ये बता सकता है कि किस एरिया के अंदर आपको ब्रांच खोलनी चाहिए और किस एरिया में कितनी दूर आपकी ब्रांच है, कितने कस्टमर्स मौजूद हैं दूसरे बैंक्स के। सो डिटेल्ड एनालिसिस एक बैंक की ब्रांच को मिल सकता है, जो कि शायद एक एडमिन वाला पहले लेता था कि हमारी कितने किलोमीटर पे दूसरी ब्रांच है और अब कब खोलनी है। तो AI का इस्तेमाल बिल्कुल असद ने कहा, और ऐसे ही हो सकता है कि एक ब्रांच को ये भी बता सकता है AI कि कहाँ पे उसको खोलनी चाहिए और फ्रूटफुल होगी या नहीं, वहाँ पे कस्टमर्स प्रीमियम के हैं या नॉर्मल आसान अकाउंट के कस्टमर्स हैं। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली। थर्ड स्टेप ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी बात सुन के, CEO ने डिसीजन ले लिया, बोर्ड ने डिसीजन ले लिया, हमें AI इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। क्या कैसे डिसाइड करेगा जो करंट उसके पास रिसोर्सेज हैं या उसको हायर करनी है, उसकी भी एक कॉस्ट होगी, तो उसका स्किल सेट क्या होगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर रहा हूँ। पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज आप मेरे साथ मौजूद हैं, कि मैंने देखा है माशाल्लाह, जब मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और बहुत गिनी चुनी उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ होती थी, आज 16-17 साल हो गए मुझे अपने करियर में, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे, स्पेशली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी पोजीशंस पे मौजूद हैं। तो क्या वहाँ पे ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो उस वक्त जब मैं था तो मुझे सिर्फ NED का और फास्ट यूनिवर्सिटी का नाम पता चलता था, बट आज मैं देख रहा हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी के टॉप पोजीशंस पे जो लोग हैं वो सर सैयद से ही ग्रेजुएट हैं। तो आप ज़रा मुझे इस पर बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, AI इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन को क्या स्किल सेट चाहिए और जो करंटली उसके पास रिसोर्सेज है उसको कैसे इवेल्युएट करें, और फिर ये जो स्किल सेट यूनिवर्सिटीज दे रही है तो सर सैयद ऐसा क्या दे रहा है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में। सो देखिए, तो पहले आपने बड़े 3-4 सवाल नेस्लिंग में कर दिए हैं। पहली जो एक खामा में फेयर मार्केट में क्रिएट हो रहा है कि जी लोग बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे या नहीं होगा, और कुछ लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं कि जो जिनको AI नहीं आती होगी वो चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि आपका जो सबसे बड़ी एसेट है वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एक्सपीरियंस। अब AI से अगर फर्ज करें मुझे ट्रेडिंग नहीं आती या मैं फर्ज करें डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो AI विल हेल्प मी टू स्टडी और गेट नॉलेज फास्टर एंड मोर बेटर वे। बट अगर मैंने उससे काम कराना है तो मुझे वो डोमेन पता होना चाहिए, और अगर मैं उस डोमेन का एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कि इस पे प्रॉब्लम्स क्या आती है, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, एंड तो AI मुझे वो हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात ये कि AI मुझे ये भी बता सकता है कि जो डॉक्यूमेंट, जो डाटा, जो रिजल्ट उसने दिया है वो एक्सपीरियंस पर्सन ही देख सकता है कि ये सही है या नहीं है। तो मेरे लिए कलेक्शन, रिपोर्ट राइटिंग, रिव्यू, वो जो मेरा टाइम लगता था वो शॉर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा काम करेंगे आप। तो टेक्निकली अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि आप उससे डरें कि AI आपकी जॉब लेके जाएगी, बल्कि आप ये देखें कि आपने अगर पहले से 2 मिलियन का डिसीजन लेना था तो अब आपने 200 मिलियन का डिसीजन लेना है।
So AI is going to amplify your experience, your knowledge and your expertise. तो जो सीनियर लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको ये समझना है कि how they can get their work done whatever they are doing right now with AI. So they need to understand कि भाई AI उनके काम में कहाँ सपोर्ट कर रही है. एक तो ये एलिमेंट हो गया. दूसरा ये कि देखें AI से जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो यंगस्टर्स को आ रहा है, बिकॉज उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है वो तो. अच्छा, और हमने AI को समहाउ बाउंड कर दिया है चैट GPT के पर्सपेक्टिव में कि आप प्रॉम्प्टिंग, और मैं देखा बहुत सारे लोग प्रॉम्प्टिंग सिखा रहे हैं, फ्री प्रॉम्प्ट दे रहे हैं. मैं समझता हूँ प्रॉम्प्टिंग उसके लिए बहुत ही आसान है जो एक्सपीरियंस है, और उसको पता है कि उसने क्या पूछना है, फिर उसको कैसे रिफाइन करना है, रोल कैसे आएगा, चीजें आएंगी. तो कुछ बेसिक गाइडलाइन तो जाहिर सी बात है गुड है प्रॉम्प्टिंग में, लेकिन जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो उस प्रॉम्प्ट को अच्छा करता रहता है. मैं आपको 10 प्रॉम्प्ट दे दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड ऐसा ही है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो खाली कैलकुलेटर लेने से आप मैथमेटिशियन नहीं बन सकते. ठीक है, आपका कैलकुलेटर ने आपका टाइम सेव कर दिया, चीजें कर दी, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एट फर्स्ट प्लेस. तो ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब में हैं, जो भी डोमेन में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने ये देखना है कि जो भी काम वो करते हैं, जो भी डिसीजंस वो लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बनाते हैं, जो भी कस्टमर एंगेजमेंट वो करते हैं, वो काम वो कितने % AI के साथ कर सकते हैं, उनका कितना टाइम कम हो सकता है. एक तो ये तो AI इनेबल्ड का पहला स्टेज तो यही है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को, आप एग्जिस्टिंग टास्क को AI की मदद से करें और उसको एनहांस करें. मैं देखा बहुत सारी कंपनियां चैट GPT को ब्लॉक कर रही हैं कि जी कंपनी में नहीं होगा. मैं इससे तो नुकसान होगा, आप उसको एनहांस करें, चीजें करें और यूज होगा. हाँ, ये जरूर है कि अगर कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, डाटा है, हाँ तो वो अपने डोमेन में ले लें. ठीक है ना, आप उसको GPT में कन्वर्ट कर दें, API क्रिएट कर लें तो उससे ज्यादा फायदा होगा. दूसरा, जो अपकमिंग आप कह लें कि स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जैसे मैंने सबसे ये से पढ़ा या और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के, तो वहाँ पे आप ये देखें कि जो फ्यूचर में कस्टमर बेस बन सकती है या जो फ्यूचर में चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, हर टाइम पे ना आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है. जैसे पाकिस्तान की प्रॉब्लम अगर हम देखें वो ये है, जो हम इसको एज अ स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं, वो ये है कि जी हमारे पास 30 ईयर से कम 65% पॉपुलेशन है. अब जाहिर सी बात है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप उसको डायरेक्शन दें, उसके लिए जॉब क्रिएट करें, उसके लिए बिजनेस क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज दें, टैक्स में ईज दें. ठीक है, लेकिन अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो उनका प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लोग ही नहीं है. तो क्या मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट बना सकता हूँ जो उस पॉपुलेशन के लिए हो? जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है. मैं कहता हूँ जो हमारे पास करंट सिचुएशन है, और जाहिर है कोई भी सोसाइटल इशू अगर आप ठीक करते हैं 10 साल तो लग ही जाते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप आज करेंगे कल ठीक हो जाएगा. तो अगर 10 साल में हम अपने 4-5 मिलियन से ज्यादा बच्चे बाहर भेज देते हैं तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन ट्रेन है. हमें ये देखना है कि जो लोग वहां जा रहे हैं वो यहाँ से कनेक्टेड कैसे हैं. इशू जाने का नहीं है, इशू उनकी कनेक्टिविटी का है. ठीक है, इशू उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग का है. तो अगर हम सपोर्ट करते हैं उनको, हम उनको ट्रेन करते हैं और हम उन रीजन्स में भेजते हैं जहाँ पे यंगस्टर्स का फुकदान है, जहाँ की पॉपुलेशन एजेड है, तो आप सोचेंगे यहाँ वहाँ जाके हम क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे. और अल्टीमेटली वन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू आपका रेमिटेंस है. बट देन एट द सेम टाइम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ जो है वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी या हम जो है डिप्राइव होंगे, और फिर वो जो इन्फ्लुएंस है हमारे फॉरेन पाकिस्तानीज का वो और ग्रो होगा और अपॉर्चुनिटीज ग्रो होंगी. फिर और सिर्फ रेमिटेंस इन द सेंस ऑफ ये नहीं आना कि जी मेरे पेरेंट्स को आपने पैसे देने हैं या मैंने कोई घर लेना है. रेमिटेंस इन द सेंस ऑफ बिजनेस ओपनिंग भी आएगा. रेमिटेंस इन द सेंस ऑफ आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी. रेमिटेंस इन द सेंस ऑफ आप आई वुड से कि इंशाल्लाह हम पॉलिसी भी डिक्टेट कर रहे होंगे. तो ये जो कहते हैं ना लार्जर थिंकिंग है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अलाइन करती है, दैट इज वेरी क्रिटिकल. तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे यंगस्टर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं. इट्स गुड. सारे ना बाहर जाएंगे ना सारे यहाँ रहेंगे. जहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दुनिया भर में ये ट्रांजिशन हुआ है, होता रहेगा. हमारी जो कोर प्रोडक्ट है आज की तारीख में या आज के दिन में, चाहे आप उसको पॉजिटिवली देखें या नेगेटिवली देखें, वो हमारी यूथ है. दैट्स व्हाट वी प्रोड्यूस, राइट. तो यूनिवर्सिटीज का रोल ये है कि वो उन जो हमारी यूथ है उसको सेलेबल बनाए
for the global market, not only for the local market. That's how we are going to grow more. अच्छा, that's rightly said. It's not a brain drain, it's a brain train. Yes. बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया आपने कि ब्रेन ट्रेन है, और रेमिटेंस का भी इजाफा होता है अगर वो स्किल जो वो हासिल करें, वो जो कि ग्लोबली अप्लाई बन जाए, वहाँ पे जाके और जॉब्स करें, तो वो रेमिटेंस भी आएगी इस मुल्क में. माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर सीईओज, फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंक्डइन भी सीख रहे होते हैं जो सीईओज हैं, सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, बट अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक सीईओ के लिए एआई भी सीखना है. और जाहिर सी बात है, एक सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत बिजी होता है. अब एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे तो उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, उसकी स्ट्रैटेजी बनेगी, आप जैसे लोग होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे, बट पर्सनली एक सी लेवल एग्जीक्यूटिव को, चाहे वो सीआईओ हो, सीसो हो, सीईओ हो, एमडी हो, प्रेसिडेंट हो, तो लास्ट क्वेश्चन माय कि आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक सीईओ को सीखनी चाहिए इस लेवल पे आज के दौर में 2026 के? मैं समझता हूँ कि सिनेरियो एनालिसिस इज़ वन ऑफ द कोर जॉब, क्योंकि सीईओ का काम ही है डायरेक्शन को सेट करना और ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करना टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और रिसोर्सेज को अलाइन करना टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. तो वहाँ पे आप जितने मल्टीपल सिनेरियोज को असेस कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन कर सकते हैं. बिकॉज आज मैंने एक 2014 में आई बिलीव आर्टिकल पढ़ा था प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ का, व्हाट ओनली अ सीईओ कैन डू, वेरी इंटरेस्टिंग HBR आर्टिकल. तो उसमें उन्होंने 4 बातें लिखी थी, उसमें से एक बात थी बैलेंसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड दैट्स द कोर थिंग, एंड वी कॉल इट इन एम्बीडेक्स्ट्रियस ऑर्गेनाइजेशन. तो जिससे आज आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आज आप जिससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम व्हाट वुड बी योर फ्यूचर and how much efforts, time, resources you are putting on building the future, not only in terms of building new products but also reshaping the current businesses. तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि as a CEO, if I had to look into it, so how many new ideas, new experiments that I can engage along with the current business alignment and resource alignment. ये एक बात है. बिल्कुल अच्छी बात की आपने, एंड थैंक यू वेरी मच असद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एंड जैसे असद ने भी कहा, इस वक्त सिनेरियो एनालिसिस और फिर मैं समझता हूँ कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, नॉट ओनली जस्ट द एआई टूल्स कि आप वो चैट जीपीटी आपने सीख लिया और आपकी उससे कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. जैसे असद ने कहा, असद ने बहुत अच्छी एक और बात ये की है कि लोग जो अमूमन कहते हैं कि जी एआई जो है जिसको नहीं आया वो चला गया है, उसकी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो चाहिए होगा. आप समझेंगे अगर फाइनेंस में कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और फाइनेंस का एक्सपर्ट आईटी का हेड नहीं है, तो वो उसको चेक कैसे करेगा, उसका डोमेन एक्सपर्ट ही नहीं है, तो वो जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी अगर उसने लगा दिया है तो वो उसकी आउटपुट को कैसे इवेल्युएट करेगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगेन चाहिए होगा. तो थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट. मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों ने हमें देखा, हमें सुना. एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे आज पूरी दुनिया में एआई पे बात हो रही है. जो आज हमने पॉडकास्ट में बात की वो एआई इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स को क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या स्किल सेट होना चाहिए जब वो इम्प्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एआई. थैंक यू.